हम लोग पढ़ रहे हैं विलियन चैप्टर, ठीक है ना। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर लिया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ था डेल्टा टी एफ। टी एफ क्या था हमारा? डेल्टा टी एफ था टी नॉट एफ माइनस टी एफ, है ना। क्योंकि जो प्योर सोलवेंट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ना। लेकिन आप उसमें जैसे प्योर सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो क्या होता है, उसकी जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कम हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम उस डिफरेंस को कि कितना कम हुआ है डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और डेल्टा टी एफ जो हमारा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम था, और यहाँ डेल्टा टी एफ जो था वो के एफ इंटू एम हो गया था, यानी के एफ जो था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम और ज़्यादा करें मॉडिफाई तो क्या बनेगा, देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ था इंटू सोल्यूट का मास, गिवन मास इंटू थाउजेंड्स अगर सॉल्वेंट ग्राम में है, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक। मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ था ना। अब क्वेश्चन हमें करना था प्रैक्टिस इस पर बेस्ड, जो रह गया था वो अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को मस्त करके ना क्वेश्चन के थ्रू। देखो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। 45 ग्राम कौन है बताओ? इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। 600 ग्राम वाटर, और समझते हैं एक बार अच्छे से। जिनकी केमिस्ट्री वीक है, जिनको न्यूमेरिकल में डर लगता है, वो यहाँ देखो ध्यान से। हमारे पास 600 ग्राम वाटर है, 600 ग्राम वाटर। इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। देखो 600 ग्राम कौन है बताओ? हमारे पास वाटर है। इस 600 ग्राम वाटर के अंदर आपने क्या करा, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया, है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल कितना? 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, ये इसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करते क्या हुआ, मिक्स करते क्या होगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, देखो ध्यान से, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्वेंट का। इथाइलिन ग्लाइकोल सॉलिड ना क्रिस्टल होता है जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, ठीक है ना। इसको ऐड करने से इसका जो वेपर पहले बन रहा था जितना, उतना वेपर अब नहीं बनेगा, यानी वेपर कम अब बनेगा। तो वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। अगर वेपर प्रेशर कम लगेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो अब ये हमसे कह रहा है कि भाई 45 ग्राम को घोल दिया 600 ग्राम वाटर में, ठीक है। कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखो तो सोल्यूट का मास, मास ऑफ सोल्यूट कौन यहाँ पर है, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6 और O2। क्या बनेगा इसका, कितना 45 ग्राम दिया हुआ है ना, गिवन मास। अब हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई साहब, कि मोलर मास निकालो। चलो मोलर मास तो हमको निकालना ही पड़ेगा, किसका, C2H6 और O2 का। कितना निकल के आएगा बताओ? देखो 12 एक C का होता है, 2 से गुना कर दो, प्लस एक H का 1 होता है, 6 से गुना कर दो, प्लस O कितना 16 गुना 2, है ना। कितना आएगा 24 प्लस 6 प्लस 32। तो 24 6 30 और 32 कितना होता है बताओ? 62 ग्राम पर मोल। आगे ना आ गया? तो 62 ग्राम पर मोल क्या आया निकल के, इसका मोलर मास आया, है ना। बस इतना हमें गिवन है। हमसे कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कितना डिप्रेस हुआ है ना। और फिर बाद में बोलता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना होगा। सॉल्यूशन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी एफ को इधर ले आओ, तो टी एफ कौन है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, है ना। ये करना पड़ेगा, यानी आपको पहले डेल्टा टी एफ निकालना है ना। और डेल्टा टी एफ निकालने के लिए तुमको चाहिए कौन, टी नॉट एफ, वो तो हम जानते हैं पानी, पानी है ना, उसका तो कितना होता है 273.15 होता है ना। देखो आ जाओ, अब इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। लगाएं फॉर्मूला। देखो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ, और इसको आप क्या लिखते हो, टी नॉट एफ माइनस टी एफ लिखते हो, है कि नहीं। तो आओ करते हैं इसको सॉल्व। के एफ लिखवाया था और यहाँ पर WC2
H6O2 इंटू कितना, थाउजेंड्स, है ना फॉर्मूला। अपॉन में कौन होता है, M C2H6O2 C6, ये M का मतलब मोलर मास किसका, ग्लाइकोल का, है ना, और इंटू क्या, वाटर का मास। ये लगाएंगे फॉर्मूला, सॉल्वेंट है ना वाटर, इसलिए। अब हम इसको थोड़ा सा, मैं इसको ना इधर कर लेता हूँ, बीच बीच में आ गया ये, इधर कर लो, ठीक है ना। देखो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो T0F कितना होता है बताओ, 273.15। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों ने क्या लिखा है, 273.15 माइनस TF हमें निकालना है। TF क्या है, TF हमारा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, किसका है बताओ, सॉल्यूशन का ना पूछा है, देखो इज इक्वल टू KF की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए, देख के बताओ, बुक में दिया होगा KF की वैल्यू, बताओ कितनी होती है, 1.86 होती है ना। तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल, यूनिट का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना, यूनिट के साथ करना सॉल्व, नंबर कभी नहीं काटेगा एग्जामिनर, अच्छे नंबर आएंगे। देखो इनटू, फिर कौन आता है 45 ग्राम, 45 ग्राम क्या है, सोल्यूट का गिवन मास, जो कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इंटू 1000, और बटे में कौन आ जाएगा इसके, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कितना निकला 62 ग्राम पर मोल, इनटू वाटर कितना है 600। ये किलोग्राम में बदल गया, ठीक है ना, 600 ग्राम में था ना, वो किलोग्राम में हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आपने 1000 ऊपर लगा रखा है ना, तो केजी, केजी में केजी क्या हुआ खत्म, केल्विन में तो आएगा इसका आंसर, पर मोल भी कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम भी खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। या 600 है ना, तो 2 जीरो खत्म हो गया, नहीं हो गया। अब देखो यहाँ हमसे कुछ काट लेते हैं, तो अगर हम काट लेंगे तो 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6 कर लो, है ना, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3 से इसको करेंगे भाग तो कितना आएगा 45, नहीं आएगा। तो 273.15 माइनस TF इक्वल टू कितना आएगा, देखो जब ध्यान से, केल्विन में ये 1.86 गुना करो किसकी, 5 की, तो तुम्हारा कुछ ये भाग हो, देखो ये 2 से भाग हो रहा है ना, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 31, 0.2 2 तिया 6, तो 0.93 इंटू 45 ही करो 5 में, 5 पंचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 आ जाएगा, है ना। अपॉन में कौन आएगा बताओ, खाली बचा नीचे 31, केल्विन में आएगा। इसे सॉल्व करते हैं अपन, है ना, तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको नहीं करना, तो मैं घर पे तो अपने आप प्रैक्टिस करनी है, हमें समय बचाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 0.93 इंटू 225, अगर हम इसको करें सॉल्व, तो 273.15 माइनस TF इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 209.25, अपॉन में कितना है इसका 31, 31 से इसको भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा 6.75, ठीक है ना, कितना आ गया 6.75 आ गया, तो छोटा तो नहीं, ये 10 था ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 2 नीम 18, 0 पॉइंट, ये आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको TF निकालना है भाई, तो देखो 273.15 माइनस 6.75 है ना, इक्वल टू TF निकलेगा, तो TF कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा, और TF हमारा आ गया, माइनस कर देते हैं, 273.15 माइनस करना पड़ेगा किसको, 6.75 को, तो ये हमारा आ जाएगा 266.4 केल्विन, ये सॉल्यूशन का होगा हमारा, लेकिन मुझे आंसर गलत लग रहा है कहीं, हाँ ये आंसर में कहीं गड़बड़ी चल रहा है ना, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये नहीं है, कितना आंसर है इसका
270.95 है ना। हाँ ये निकल के आता तो है, कहीं गड़बड़ हुई है, कहाँ हुई है, एक बार सब कुछ चेक कर ले मैंने। इधर हमारे पास 1000 ये था है ना, कैपिटल ये होती है ना 1.86 पक्का वाटर के लिए, देखो ना 45 ग्राम दिया गया इथाइलिन ग्लाइकोल का गिवन मास, 1000 हम लोग ऊपर लेते हैं, 62 हमारा क्या इसका मोलर मास। फिर से बार चेक कर लेता हूँ, 12 दूनी 24, 6 32 है ना, बिल्कुल ठीक जा रहा है। 77.15 होता है वो। हाँ आपने वो 3 से काटा है ना, हाँ 45 लिखा है, 15 आता अच्छा हाँ ये मिस्टेक है ना, है। हाँ ये 15 आता है। हाँ यहाँ पर 3 1 और 5 ठीक है ठीक है, ये हमारा मिस्टेक चल रहा था ना। तो अब अगर मैं इसके करूँ तो यहाँ पर 225 नहीं आएगा, कितना आएगा 75 आएगा है ना। 75 की इंटू किस में होगी 0.93 में, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया भैया, जब नहीं बताया भाई तुमने, हाँ सब बता देते हैं देखो। तो हमारा यहाँ पर 0.93 की इंटू करनी किसमें 75 में, हाँ तो ये हमारा आ गया 69.75 डिवाइडिंग बाय 31 केल्विन। अब हम इसको डिवाइड कर दें 31 से, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, देखो 273.15 माइनस टी एफ इक्वल टू, ये आ गया हमारा 2.25 है ना, 2.25 हो गया। अब इसका जो आंसर निकल के आएगा टी एफ का वो कितना आएगा 273.15 माइनस करो 2.25 ठीक है ना, अब आ जाएगा आंसर ठीक है। तो हम अगर 273.15 में से माइनस कर दें 2.25 तो ये हमारा निकल के आएगा 270.9 केल्विन ठीक है ना। ये क्या निकला हमारा बताओ, ये हमारा निकला सॉल्यूशन का, क्या निकला बताओ, तो सॉल्यूशन का हमारा क्या निकल गया फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमसे कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, तो ये जो निकल के आ रहा है आपका ना 2.25 ये डिप्रेशन ही तो है, डेल्टा टी एफ क्या है, ये डेल्टा टी एफ है ना। तो डेल्टा टी एफ क्या निकला बताओ, तो हमारा देखो ये जो निकला करके सॉल्व, वो डेल्टा टी एफ निकला कितना 2.25 ठीक है ना। तो इतना हमारा क्या हुआ डिप्रेशन, ये क्या हुआ इसका, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया ये 2.25 ठीक है ना केल्विन, और ये हमारा सॉल्यूशन का हो गया ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है ना, करो कॉपी इसको ना, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है। कॉपी करो है ना, फिर आगे समझाता हूँ, आगे उसका आंसर देखते हैं एक बार है ना। देखो तो इसमें हमारा जो, एक मिनट रुक जाओ, अगला पेज देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। इसमें दो क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पल में, एक हमारा देखो यहाँ कितना था 2.2 केल्विन तो हमारा आ गया है ना, डेल्टा टी एफ हमारा ये निकल के आ गया, और ये हमारा 270.95 ठीक है। अगला क्वेश्चन तो उसमें और है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लें सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, देखें ऐसे क्वेश्चन करना आना चाहिए है ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को आपने डिजोल्व किया 50 ग्राम बेंजीन में है ना, 50 ग्राम बेंजीन में आपने उसको डिजोल्व किया, तो डिजोल्व करने से क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिप्रेस हो गया है ना, लोअर बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। तो 0.40 के रूप 0.40 केल्विन क्या है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ कितना है 0.40 केल्विन ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन कितना है के एफ, बेंजीन देर खींचना बेंजीन का 5.12 केल्विन के जी पर मोल, जिसकी यूनिट होती है ना। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्या करना है फाइंड आउट, सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है, बहुत बढ़िया एनवीएस बोल देता हूँ ठीक है ना, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना। ये कितना आसान है, तो तुम खुद भी कर लोगे इसको। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है के एफ डब्ल्यू बी यहाँ पर कौन है एनवीएस इंटू 1000 करना है कि नहीं, अपॉन मोलर मास ऑफ क्या सोल्यूट एनवीएस इंटू क्या लगाना है आपको सॉल्वेंट कौन है बेंजीन C6H6 का मास रखना है ना। कितना आसान है,
तो ये तुमको दे रखा है इसने 0.40 केल्विन दे रखा है, के एफ वैल्यू कितनी दे रखा है 5.12 केल्विन केजी पर मोल हो गया, इनटू ये मास ऑफ सोल्यूट कितना है देखो 1 ग्राम है ना, 1 ही तो ग्राम है, इनटू 1000 कर देंगे ऊपर क्योंकि हमारा मास बेंजीन का ग्राम में है, 50 ग्राम बेंजीन का मास, और हमको NaBH निकालना है। क्या निकालना है? एम क्या? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को इसके अंदर NaBH नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना। तो इसे अब आसान कितना है सॉल्व नहीं हो गया, देखो ग्राम से ग्राम क्या हुआ खत्म हो गया है ना, और क्या बचा केल्विन, केल्विन से केल्विन क्या हुआ खत्म हो गया, और ये जो 50 ग्राम नहीं है 50 केजी निकलेगा, क्या निकलेगा यार, ये तो सही में काटा गया ना, और ये हमारा जो इधर है ग्राम के जगह पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऊपर लगाया 1000 केजी, केजी का वो खत्म, ग्राम पर मोल में इसका आंसर आएगा। तो क्या करना कुछ नहीं, देखो सर कितना आसान है, इस m मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऊपर भीतर भेजो, तो 5 पॉइंट क्या बचा 12 गुना 1000 है ना, 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, अपॉन में कौन बचा 50 बचा, और ये क्या ग्राम पर मोल, ग्राम 0 क्या हुआ खत्म हो गया, तो 100 से गुना देंगे तो 512 हो जाएगा है ना, बटे 5 ग्राम पर मोल। नहीं आया तुमको समझ में? आ गया? अब 512 क्यों हो गया, 100 से गुना क्या ना इसमें मैंने, तो 512 बन गया। अब इसको देखो कितना आएगा, 5 कम 5 0 5 है ना, 5 कम 5 हो गया, फिर 5 दूनी 10 भाई लगाए ना 0 12, 5 दूनी 10 पॉइंट कितना 2 5 20 102.4 ग्राम, कितना 4 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आएगा, ठीक है ना। ठीक है, करो कॉपी है ना, 2 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो गए। इसमें एक क्वेश्चन और है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं अभी फटाफट से। ओहो मेजर मिस्टेक कर दिया, हाँ अच्छा वो इधर ये भी तो आएगा इधर इंटू में 0.40 है ना, तो इसमें 0.40 भी करना पड़ेगा, यहाँ मिस्टेक कर दी भाई है, तो देखो आंसर क्यों नहीं मैच हुआ हमारा, देखो तो 512 अपॉन में, देखो अच्छा ये 0.4 है 0 ना, 520 हो जाएगा, तो 20 हो गया ना, 20 520 500 फिर 520 कर दिया, पॉइंट लो 2 के बाद 2 आएगा है ना, 2 से भाग दो इसको, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 से 12, ठीक है 256 ग्राम पर मोल है ना, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है इजी हो गया। ये 0.40 लगाना भूल गया ना, यहाँ तक ठीक है ना, फिर आगे गड़बड़, चलो आगे बढ़ते ना, करो कॉपी इसको। एक इसमें है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसे अपन और देख लेते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, इसे खुद करना भाई अपने आप, ठीक है ना, खुद करना क्या आसान है, ये भी हार्ड नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, ये फॉर्मूला है Ca6H8O6 टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, गलती आता है यहाँ आएगा लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस है ना, ठीक है। आ जाओ कैसे होगा, देखो तुम्हें मास करना है कैलकुलेट, यानी कि गिवन मास W आपको निकालना है किसका, C6H8O6 एस्कॉर्बिक एसिड का, कितना मास है नहीं पता, 75 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो CH3COH 75 ग्राम एसिटिक एसिड में घोल रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा TF जो इसमें गिवन है वो कितना गिवन है 1.5 डिग्री सेल्सियस, समझा था ना, ये डिफरेंस है, तो ये केल्विन में भी कितना होगा 1.5 केल्विन ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, तो 1.5 केल्विन आएगा ये हमारा क्या है डेल्टा TF। अब और क्या दिया इसने, KF दे रखा है, देखो
KF फॉर एसिटिक एसिड कितना है 3.9 किलो केजी पर मोल। समझा? क्या निकालना है बताओ? मास। तो वही भाई डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है KF W सोल्यूट है ना, यहाँ पर सोल्यूट है C6H8O6 ठीक, इनटू थाउजेंड्स अपॉन कौन आएगा बताओ? अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका? स्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास भी चाहिए भाई, निकालो। C6H8O6 का निकालते हैं, जाओ। 12 गुना 6 हो जाएगा, है ना। कार्बन का क्या होता है? 1 का 12 होता है ना, गुना 6 कर दिया, प्लस H का कितना होता है बताओ? H का होता है 1 गुना 8 प्लस कितना हो गया 16 गुना 6, जोड़ो निकालो। तो 12 छिक 72 प्लस 8 प्लस 16 छिक 96, जोड़ दें। 72 और 8 बताओ कितने होते हैं? 80। 80 नहीं हो गया? 80 166 166 है ना भाई, जोड़ो इसको। 80 प्लस 96 6 और ये 9 8 17 176 176 आएगा भाई। 176 ग्राम पर मोल। पुट करो, उसमें वैल्यू आ जाओ 170। अच्छा अभी कहाँ पुट करेंगे, अभी तो हम यहाँ पर कल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। मोलर मास ऑफ C6H8O6 इनटू सोलवेंट कौन है? एसिटिक एसिड है CH3COH, है ना। ये हमारा क्या बना? टोटल फॉर्मूला बना जो हमें पुट करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारे पास कितना है 1.5 केल्विन पे डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना डिफरेंस है ये, डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो सेम रहता है इसके लिए। पिछले लेक्चर में आपको समझाया था क्यों। KF कितना है इसका 3.9 केल्विन केजी पर मोल इनटू इसका मास हमको निकालना है C6H8O6 का मास निकालना है इनटू 1000 बटे में कौन आएगा? इसका मोलर मास कितना है 176 ग्राम पर मोल। और ये हमारा देखो 75 ग्राम है ना, तो ये केजी में चेंज हो चुका है, 75 केजी बन गया है क्योंकि ऊपर 1000 गया ना, इसलिए। तो केजी का हुआ खत्म, केल्विन से केल्विन भी क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। परमोल से परमोल खत्म हो गया, ग्राम में आएगा इसका मास, ठीक है ना। अब करना क्या देखो, तुमको ये निकालना है ना। तो इसको इंटू में भेजना है, आओ भेज देते हैं इंटू में। तो 1.5 पहले से ही है, 176 इंटू में गया और 75 भी इंटू में गया। अपॉन में कौन आएगा? 1000, है ना। और अपॉन में 3.9, ये सब ग्राम में आएगा। कौन है ये? मास किसका? स्कॉर्बिक एसिड का मास, है ना। अब से सॉल्व करना है, तुम्हें सॉल्व करना तो आता ही है। देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ? खत्म हो गया, नहीं हो गया? तो ये क्या बना 15, ये क्या बना 39। तो 15 3 5 15 हो जाएगा, 3 कम 3 3 9 13 नीचे आ गया। ये कटेगा, देखना एक बार, 13 कम 13 4 46 नहीं आता, ये कटेगा। तो इसको आपस में सॉल्व करो। 75 25 या 75 होता है ना, और 25 चौक 100 0 40 आ गया। अब अगर हम मास निकालें C6H8O6 का, तो क्या निकलेगा? देखो ऊपर 15 गुना 176 करो, 15 गुना 176 बटे में 40 गुना 13। हाँ हाँ, तो गुना में 3 गुना 15 5 हो गया 15, है ना। 15 गुना 76 बटे 40 गुना 13। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है, अपने आप से। चलो मैं कर देता हूँ ना। कितना आ गया 15 गुना 76, 15 गुना 176, ये आएगा 2640। कितना आएगा? 2640 आएगा। और 2640 अपॉन में 52 520 आएगा, है ना। अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 2640 को भाग करना है 520 से, 5 ग्राम। तो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कितना आएगा? 5.07 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम चलो मान करके, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।
चेक करो उसका आंसर क्या है, ये है नहीं है। तो यहाँ हमारा खत्म हुआ सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि किस पर बेस्ड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक जो हमारा चैप्टर सॉल्यूशन में है उसका नाम क्या है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, लिखो हेडिंग, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। देखो इस टॉपिक को ना पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस। क्या पढ़ना होगा, ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले आपको हेडिंग गिरनी पड़ेगी जबरदस्त, उस हेडिंग का नाम होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस क्या होता है ना, ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो हम लोग ना गर्मी के मौसम में देखते हैं ना, सब्जी वाला कंटिन्यू पानी मारता रहता है फ्रूट पे या फिर जो पत्तीदार सब्जियां होता है उस पर। क्यों मारता है, क्योंकि वो जो पत्तीदार सब्जियां होता है उसको जगाता रहता है, वो सो ना जाए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, जगाते नहीं है उसको। पानी मारने से क्या होता है कि पानी जो उसके अंदर से इवेपोरेट हो गया होता है। अब भाई फल फ्रूट सूखता क्यों है, क्योंकि जो आपने उसको रखा है, सर्दी के मौसम में देर से सूखता है, गर्मी के मौसम में लेट सूखता है। तो सूखता वो इसीलिए क्योंकि ना उसके अंदर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो चुका होता है ना। तो जो सब्जी वाला पानी लगातार मारता रहता है, वो पानी मारने से ये होता है कि अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू वाटर अंदर पास होता है, तो पानी अंदर जाता है तो वापस से स्वेलो फूल जाता है वो सब्जी ना, तो आपको ताज़ा लगता है, मुरझाया हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। वो ऑस्मोसिस की वजह से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे मान लो अगर कोई सेल है, अगर हम किसी सेल को नमकीन पानी, नमक वाले पानी को बोलते हैं सलाइन वाटर, अगर हम उसमें रख देंगे तो सेल जो है ना वो सिकुड़ जाता है। क्यों, अंदर सेल का वाटर जो है ना वो वापस बाहर आ जाता है, कोलैप्स कर जाता है सेल, है ना। इससे हम लोग कहते हैं क्या कि यहाँ पर ऑस्मोसिस हो गया, क्योंकि सेल के चारों तरफ ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, उसे हम कहते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो आओ हम यहाँ पर देखते हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक, ठीक है ना, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ एक कंटेनर, जो कि अच्छा सा कंटेनर है ना। देखो पहले हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। इस कंटेनर के बिल्कुल बीचों बीच में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मेम्ब्रेन लगा देंगे, मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है बताऊंगा अभी आगे, ठीक है ना। ये हमने इधर लगा दिया, तो इसको इधर कर लेते हैं, बीच में है ये देखना। चलो इसको हम लोग बंद भी कर देते हैं ना। चलो बंद हो गया, समझ में आया। एक तरफ तो मैं लूंगा प्योर वाटर, क्या लूंगा, जिसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो इस तरफ हम इसमें सॉल्वेंट ले लेते हैं, ये हमारा इसमें क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, है ना। प्योर सॉल्वेंट हम इसको ले लेते हैं, और इस ओर हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग लेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी ऐड है, सोल्यूट भी इसमें ऐड है जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये लो, ये हमने इसमें सोल्यूट लिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, है तो पानी के अंदर ही डिजॉल्व, तो जो वाइट वाइट वाला है वो क्या है, वाटर है, वाटर पार्टिकल है जो वाइट वाइट है, और जो रेड रेड है वो क्या है, सोल्यूट पार्टिकल। ऐसा मान लो, मानने में क्या जाता है ना, मैथ्स के हो तो भी लेट कर लो, बायोलॉजी के हो तो भी लेट्स कर लो, है ना। ये जो वाइट वाइट सा है ये हमारा है भैया वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें लाल लाल जो है वो कौन है, सोल्यूट पार्टिकल जो डिजॉल्व है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ आया कि नहीं बताओ, आई बात समझ में। देखो अब ये बीच में आपने इसमें एक मेम्ब्रेन लगा दिया है, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एसपीएम। ये एसपीएम क्या होता है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म इसका मैं लिख देता हूं, सेमी, मजा नहीं आया,
सेमी परमिएबल, ठीक है भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये होता क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेन होता है पिग का ब्लैडर होता है। क्या होता है? पिग, पिग मतलब सुअर की चर्बी, देखा है? या फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स का भी होता है, ठीक है ना? जो क्या होता है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केवल सॉल्वेंट मोलिक्यूल ही अलाउ करता है पास होने के लिए, ठीक है ना? तो हम इसके अंदर लिख देंगे सिंपली कि दीज आर द मेम्ब्रेन, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना? इधर क्या होता है? दीज आर द मेम्ब्रेन, दीज आर द मेम्ब्रेन obtained from vegetables है ना? हाँ हाँ, वेजिटेबल्स और एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी ना पिग ब्लैडर, ठीक है ना? इससे हम लोग बनाते हैं, विच अलाउ सॉरी, ऐसा नहीं लिखना, ऑन द सरफेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन, on the surface of this membrane have tiny pore, ये पोर इतने छोटे होते हैं कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करते हैं पास होने के लिए, ठीक है ना? पोर विच अलाउ only the passage of solvent molecule, not solute, क्योंकि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसकी साइज बड़ी होती है, सोल्यूट पार्टिकल साइज बड़ी होती है, इसीलिए सोल्यूट पार्टिकल को मूव करने नहीं देगा। कौन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो वेजिटेबल्स या फिर एनिमल के किससे, पिग ब्लैडर यानी कि सुअर होता है ना उसकी चर्बी से इसको बनाते हैं, एनिमल के बहुत सारे मेम्ब्रेन होता है ना? ऐसा मेम्ब्रेन केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करता है पास करने के लिए, ना कि सॉल्यूट को, क्योंकि इसके जो होल्स होते हैं, पोर होते हैं, वो काफी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना? ये हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस दोनों के बीच में लगा दिया है। किसके बीच में दिख रहा है आपको? एक तरफ सॉल्यूशन है, ये कौन है बताओ? ये हमारे पास सॉल्यूशन है, NVS containing सॉल्यूशन, ठीक है ना? और ये है प्योर सॉल्वेंट, ये क्या बताओ? प्योर सॉल्वेंट हमारे पास में है, ठीक है ना? तो अब यहां पर सुनो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? लग गया तुमको, मालूम लग गया व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? कुछ नहीं होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली इज द मेम्ब्रेन ऑफ वेजिटेबल्स या फिर एनिमल, किसी का भी हो सकता है, जिसमें टाइनी पोर होते हैं, वो इतने छोटे पोर होते हैं कि केवल वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही फ्लो करने देता है, ना कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल को, ठीक है ना? तो अब क्या होगा देखो, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, किधर? सॉल्यूशन की तरफ, और प्योर सॉल्वेंट की तरफ क्या है? कंसंट्रेशन कम है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, किसकी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, ठीक है ना? आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये क्या हो रहा है बताओ? ये मूवमेंट हो रहा है, किसकी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रहा है, किधर से? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। समझ में आया तुमको बात? यानी कि इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, या फिर कह लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन
टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बात समझ में आया सबको? और इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस को मैं करूँ डिफाइन, पहले कॉपी करो इसको, ठीक है ना, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो आप तो उसको डिफाइन कर देना, स्क्रीन शॉट कर ले करो, है ना, आराम से हो जाएगा। अब हम डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस को, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, लिख लिया होगा। देखो, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द फ्लो ऑफ solvent molecule, यहां लिखता हूं ओनली solvent, फ्लो ऑफ ओनली solvent molecules from low concentration, अब आप लो कंसंट्रेशन कह लो या फिर और प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन और प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ओर फ्लो करता है। क्या चीज? सॉल्वेंट मोलिक्यूल, ठीक है ना, ठीक है ना। दिस प्रोसेस ना, या फिर दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना। दिस फ्लो ऑफ solvent molecules are called osmosis। क्या बोलते हैं उसको बताओ? अपन इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। बात समझ में आया तुमको? तो ये हमारा ऑस्मोसिस होता है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? सोलवेंट मोलिक्यूल फ्लो कर रहा है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है ना। बस अब ये लिख लो फटाफट से, और इसी से हमें समझ में आएगा क्या चीज, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आओ, अगर ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो अब हम तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर समझाएंगे, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैं अगले पेज पे लिखवाता हूँ, ठीक है ना। देखो आ जाओ, अब हम लिखेंगे हेडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग अब समझ जाएंगे इजीली। हमने पढ़ लिया ऑस्मोसिस। देखो हमारे पास जो है दो कंटेनर हैं, सो इसको इधर बनाते हैं ना। तो मैं पावर लगा दूं चार्जिंग पे, है ना। आओ अब पढ़ते हैं, निश्चित होगा, ठीक है। देखो टेढ़ा है ये, यार सीधा नहीं बना, है ना। ये तो बनेगा सीधा, ये नहीं बना सीधा। अब ये नहीं बना सीधा, ठीक है भाई। हमारे पास क्या है, दो कंटेनर, ठीक है ना। हाँ,
दोनों पर इक्वल प्रेशर लगाया जाएगा ऊपर से। ये है पिस्टल। ऐसे ही इसमें है। ठीक है भाई, ये हमने बना लिए 2 कंटेनर। ठीक है, इस दोनों ही कंटेनर को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, है ना। किससे करेंगे भाई ज्वाइन? पाइप के थ्रू ज्वाइन कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको ना मिटा देता हूँ इधर से, ज़्यादा मिट गया। यहाँ से फ्लो कर सके, है ना। और हम इसके बीच में क्या लगा देंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगा देंगे? हाँ, ये लग गया। से बोलेंगे SPM। ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम लेंगे प्योर सॉल्वेंट और एक साइड हम क्या लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है ना। इधर हमारा है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया, और यहाँ हमने क्या लिया इधर बताओ? सॉल्यूशन लिया। ठीक है ना। फिर से वही करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या ले लेंगे? ये हमारा सॉल्यूशन। ये अभी मैं इसमें वाटर ले रहा हूँ। ठीक है ना। क्या ले रहा हूँ? वाटर ले रहा हूँ। डायग्राम में वैसे सही से बना के कोशिश करता हूँ कि आपको डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से। ये हमारा इसमें वाटर है, ओनली वाटर, है ना। इसमें ओनली वाटर है, और इसी में कौन है? सोल्यूट पार्टिकल है। सॉल्यूशन है ना। तो ये जो लाल लाल वाला ये क्या है? ये कौन है? ये सोल्यूट पार्टिकल है। तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। क्या बन गया ये? हाँ, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन भैया। समझ में आया? ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। इधर सॉल्यूशन है और इस तरफ ओनली कौन है? वाटर। तो इधर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है इसमें ओनली। कौन है? चल अब सोच करके मुझे बता कि पार्टिकल कहां से कहां फ्लो हो रहा होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा पार्टिकल कहां से कहां फ्लो हो रहा होगा? सोच के बता। लोअर कौन है? सॉल्यूशन की है, केवल सॉल्वेंट वाला जो है ना। तो सॉल्वेंट हमने जैसे ही यहां पर ये अभी क्या है? अभी दोनों के ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा है? एटीएम। इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है। इधर पिस्टल तो बनाया नहीं मैंने, ये पिस्टल। ठीक है ना। यहां पर भी क्या हो रहा है? लग रहा है प्रेशर। यहां पर तो एटीएम यहां पर भी एक लग रहा है और एक एटीएम यहां पर भी प्रेशर लग रहा है। जब दोनों पे प्रेशर इक्वल लग रहा है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस हो रहा होगा ना। तो जो ऑस्मोसिस हो रहा होगा, इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर की तरफ? सॉल्यूशन की तरफ जा रहा होगा, है ना। ऑस्मोसिस चल रहा है क्या। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। हम ये चाहते हैं कि इधर का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है, सॉल्वेंट, वो इधर की तरफ ना जाए, इधर की तरफ, और ना रोकना है। तो बताओ कैसे रोकोगे? इधर की तरफ हमें इतना प्रेशर लगाना है, इतना प्रेशर लगाना है कि केवल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रुक जाए। भाई तुम बताओ, इधर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर जाने से रोकोगे तो किधर लगाओगे प्रेशर? इस तरफ है कि नहीं? इधर लगा देंगे तो उल्टा तेज भग जाएगा, इधर वहां लगाएंगे तो रुक जाएगा।
जो इधर से उधर जा रहा है सॉल्वेंट वो रुकेगा। तो इधर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अगर जाने से रोकना है तो उधर प्रेशर लगाना पड़ेगा, और यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को, फ्लो को रोकने के लिए हमें जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, हम उसी प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक एटीएम तो लग रहा है, साथ में हमें इसमें पाई लगाना पड़ेगा। पाई क्या है? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं अरे यार ऑस्मोटिक प्रेशर को। किसको? है ना। द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड जस्ट इनफ टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आया तुमको? और डिफाइन करते हैं। समझ में तो आगे नहीं अच्छे से, है कि नहीं भाई? तो यहां पर क्या, ये प्रेशर था पी एटीएम, यहां पर पी एटीएम प्रेशर लग रहा था, पाई जोड़ दिया, ठीक है ना। पी फॉर प्रेशर कितना था? एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। आओ डिफाइन करते हैं इसको। तो हम लोग इधर करते हैं, द प्रेशर अप्लाइड जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ क्या? फ्लो ऑफ solvent molecule, ठीक है ना। the osmotic pressure of a solution is the excess pressure, लिखो, the osmotic pressure of solution of a solution is that is the excess, लिखो, is the excess pressure that must be applied to just, है ना, to just prevent the osmosis, to just prevent the passage of solvent molecules from solvent to solution, ठीक है ना। यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जो जा रहा था सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी ऑस्मोसिस हो रहा था, तो उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करता है ओनली द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, ठीक है ना, ना कि उसकी नेचर पर। समझ आया कि नहीं बताओ, है ना। तो अब हम इसमें एक पॉइंट और कर देते हैं ऐड। ऑस्मोटिक प्रेशर is the colligative property that depends only on number of solute molecules, not nature of solute, ठीक है ना। सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? हाँ, नंबर्स पे। नंबर कितने हैं सोल्यूट के, ठीक है ना, ये हमारा हुआ, ठीक है ना। आइडेंटिटी उसकी कैसी है, उस पर कोई आइडेंटिटी कैसी है उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये लो, इसको मैं ऊपर कर दूं, कॉपी करो अच्छे से ना, करो कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? देखो, अब एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि एक्सपेरिमेंटली shows that क्या एक्स है ना, फॉर डाइल्यूट
सॉल्यूशन, डाइल्यूट कह लो या फिर आइडियल सॉल्यूशन के लिए कह सकते हैं कि द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है ना। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to the molarity or concentration of solution at a given temperature, एक दिए गए टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन की जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है वो उसके मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे ना तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी, सी यहां पर क्या है? मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। हम जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे आर आ जाएगा, सी टी, आर सी टी। ठीक है ना। और यहां जो हमारा फॉर्मूला है देखो अभी और इसको मैं बना देता हूं। आर यहां पर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है ये? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है ना। और सी यहां पर क्या है? मोलैरिटी या फिर कह लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टी यहां पर क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है बताओ? टी हमारा हो गया टेम्परेचर भाई साहब। ठीक है ना। समझ नहीं आया तेरे को? आ गया ना। हम इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो, तो पाई इज इक्वल टू एन, आर को थोड़ा साइड में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम किसमें? लीटर में। और ये आर टी, तो क्या बनेगा बताओ? अब हम नंबर ऑफ मोल्स को तो क्या लिख सकते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, सॉरी आर टी हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और वी, ये हमारा क्या बना बताओ? फॉर्मूला। सोल्यूट का हम लोग क्या निकालेंगे? मोलर मास। ठीक है ना। समझ में आया बात कि नहीं आया? टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? केल्विन में रखा जाएगा। ठीक है ना। इस मेथड का हम लोग यूज क्यों करते हैं भाई? देखो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना होता है, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो हम लोग पीछे जो हमने पढ़े हैं 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां से भी निकाल सकते थे और निकाल भी रहे थे ना मोलर मास। अभी देखो आपने वहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का निकाला था, है ना, 256 ग्राम आया था। तो जब हम वहां से मोलर मास निकाल सकते थे किसी सोल्यूट का, तो हमें इस फॉर्मूले की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में कई बार, कि विच मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ हायर मोलिक्यूल, मैक्रो मोलिक्यूल। मैक्रो मतलब पॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, है ना, इनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो उनका मोलर मास कैसे निकाल जाएगा? तो उनके मोलर मास को हम लोग ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, की हेल्प से हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। लिखो, दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड। लिख लिया? ऊपर का डायग्राम बन गया। करो कॉपी करो अपना ना, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये तो रह गया बस, ऊपर भी रह गया। लो करो। हो गया? लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड वाइडली this method is used widely to determine the molar mass of
द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल, मोलर मास ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स। लाइक कौन कौन होता है इसके अंदर बताओ? प्रोटीन हो गया, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स है ना, प्रोटीन पॉलीमर्स है ना, इन जैसों का हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, मोलर मास निकालने के लिए इस मेथड का। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना। ठीक है ना, खत्म हो गया। तो ये हमारा खत्म हुआ एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। वीडियो बहुत लंबी बन गई यार, 1 मिनट ओ सॉरी 55 मिनट की बन गई। ठीक है ना, तो तुमसे मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है ना, ये कॉपी कर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें एक क्वेश्चन है 2.11, जो ओल्ड वाली बुक है ना उसमें 2.11 है, और जो नई वाली बुक आई है एनसीईआरटी अपडेटेड वाली है ना, रैशनलाइज्ड जो एनसीईआरटी है उसमें 1.11 होगा। ठीक है ना, 1.11 तो करना। ठीक है ना, मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्या, पहले हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आएंगे। और उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास, हाँ, एबनॉर्मल मोलर मास यानी वेंटो फैक्टर, जो कि बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक से समझेंगे उसको। टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।